द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, साल है 1934। गुजरात विद्यापीठ की जो शानदार इमारतें हैं वो वीरान पड़ी हैं, उन पर सरकारी ताले लगे हुए हैं और अंदर अंदर हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों और किताबें, उन पर धूल की परतें जम रही हैं और हर दिन दीमक का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये ज्ञान का, आप कह सकते हैं, एक पूरा खजाना था जो खत्म होने की कगार पर था। तो ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है, ये असल में महात्मा गांधी के आदर्शवाद और सरदार पटेल की जो लौह जैसी व्यावहारिकता थी, उसके टकराव की कहानी है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो यही है, जब अंग्रेजी हुकूमत का दमनचक्र अपने चरम पर था, तब क्या विद्यापीठ के इस अनमोल पुस्तकालय को एक सरकारी संस्था मतलब अहमदाबाद नगर पालिका को सौंप देना ज्ञान को बचाने का एक समझदारी भरा कदम था, या फिर ये उन उसूलों के खिलाफ कानून की नज़र में गलत और विद्यापीठ की आत्मा को बेचने जैसा था? मेरा मानना है कि ये ज्ञान को बचाने की एक साहसी और ज़रूरी कोशिश थी, जो उस समय के हालात को देखते हुए बिल्कुल सही थी। लेकिन मैं इसे सिद्धांतों के साथ एक बहुत ही खतरनाक समझौते के तौर पर देखता हूं, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। देखिए, हमें 1934 के माहौल को समझना होगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के ठीक बाद का दौर था। अंग्रेजी हुकूमत राष्ट्रवादियों पर पूरी सख्ती बरत रही थी और उनकी संस्थाओं को एक-एक कर निशाना बना रही थी। और गुजरात विद्यापीठ, जिसकी स्थापना ही सरकारी शिक्षा के बहिष्कार के लिए हुई थी, वो तो उनकी नज़र में सबसे पहले थी। सरकार ने विद्यापीठ की इमारतों पर ताला लगा दिया था। अब आप सोचिए उन ट्रस्टियों की हालत जो इस विरासत के रखवाले थे। ज्यादातर या तो जेल में थे या उन पर लंबी सजा का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में काका साहेब कालेलकर जैसे लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि इस बौद्धिक संपदा को बचाया कैसे जाए। क्या इसे धूल और दीमक में बर्बाद होने दिया जाए या कोई रास्ता निकाला जाए? रास्ता निकालना जरूरी था, पर क्या कोई भी रास्ता अपना लेना सही था? उन्होंने वही रास्ता चुना जो खुद गांधी जी ने दिखाया था। कुछ ही समय पहले गांधी जी ने साबरमती आश्रम के अपने विशाल पुस्तकालय को अहमदाबाद नगरपालिका को सौंप दिया था। उनका तर्क बहुत सीधा था। किताबें जनता की हैं और नगरपालिका के जरिए वे जनता के काम आती रहेंगी और सुरक्षित भी रहेंगी। और उस समय नगरपालिका में कांग्रेस का बहुमत था, मतलब अपने ही लोग प्रशासन चला रहे थे। तो ये किसी दुश्मन को संपत्ति सौंपना नहीं था, बल्कि एक तरह से अपने ही एक हाथ से दूसरे हाथ में रखना था। काका साहेब कालेलकर का इरादा पूरी तरह नेक था, ज्ञान का संरक्षण। ये उस वक्त का सबसे व्यवहारिक और आप कह सकती हैं आदर्शवादी समाधान लग रहा था। मैं नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अच्छी नीयत से की गई गलती भी गलती ही होती है। सरदार पटेल सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं थे, वो एक बहुत धारदार वकील थे जो ब्रिटिश कानून के हर पेंच को समझते थे। उनका विरोध किसी भावना या गुस्से पर आधारित नहीं था, वो पूरी तरह से कानूनी और सैद्धांतिक था। पहली और सबसे बुनियादी बात, गुजरात विद्यापीठ की नींव ही असहयोग के सिद्धांत पर रखी गई थी। लोगों ने उसे दान इसलिए दिया था क्योंकि वो एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी संस्था थी जो सरकार से कोई वास्ता नहीं रखती थी। अब आप उसी संस्था की संपत्ति को एक सरकारी निकाय को कैसे सौंप सकते हैं? ये तो अपनी आत्मा को ही बेचने जैसा था। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा गंभीर थी, वो थी कानूनी। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, मतलब विश्वास का उल्लंघन। आप इस कानूनी शब्द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उस संकट की घड़ी में कुछ ज्यादा ही तकनीकी बात नहीं हो गई? असल मुद्दा तो किताबों को बचाने का था। बिल्कुल नहीं, ये तकनीकी नहीं बल्कि सबसे अहम बात थी। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि आप संपत्ति के मालिक नहीं, सिर्फ रखवाले हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने आपको अपने घर की देखभाल के लिए चाबी दी है, तो आप उस घर को किसी और को दान नहीं कर सकते, भले ही आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। दानदाताओं ने पैसा एक आजाद गैर सरकारी संस्था को दिया था, सरकारी नगर पालिका को नहीं। ये कानूनी रूप से एक धोखा था और सरदार की सबसे बड़ी चिंता यही थी। उन्होंने साफ कहा था कि नगर पालिका आखिर है तो सरकारी संस्था ही। आज उस पर कांग्रेस का नियंत्रण है, कल नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार जब चाहे उसे भंग कर सकती है और उसका प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। ये एक ऐसा जोखिम था जिसे वो उठाने को तैयार नहीं थे। अच्छा,
तो आप नगर पालिका को पूरी तरह से एक सरकारी कठपुतली मान रहे हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं कि उस दौर में यही संस्थाएं राष्ट्रवादियों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच थीं? कांग्रेस द्वारा नियंत्रित नगर पालिका वो जनता की संस्था थी। गांधी जी और काका साहेब का भरोसा इसी बात पर था कि किताबें वहां सुरक्षित रहेंगी और लोगों के काम आएंगी। ये फैसला कानून की किताबों से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और लोगों पर भरोसे से लिया गया था। क्या उस दौर में अपने ही लोगों पर भरोसा करना इतनी बड़ी गलती थी? भरोसा करना गलती नहीं है, लेकिन कानूनी हकीकत को नजरअंदाज करना वो बहुत बड़ी गलती है। सरदार पटेल ने इसी हकीकत को पहचाना था। उनका तर्क भावनाओं पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, और मैं उनके शब्द दोहराना चाहूंगा, म्युनिसिपैलिटी सरकार की है। हम किताबें म्युनिसिपैलिटी को दें, मतलब सरकार को ही दें। ये व्यवस्था मुझे मंजूर नहीं है। ये दूरदर्शिता थी, भावुकता नहीं। वो देख सकते थे कि कांग्रेस का नियंत्रण कितना अस्थायी है। वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार अपने अधीन किसी भी संस्था को कुचलने में एक पल भी नहीं लगाएगी। दूसरों को जो सुरक्षा कवच दिख रहा था, पटेल को उसमें एक बहुत बड़ा जाल नजर आ रहा था। चलिए मान लिया कि इसमें कानूनी जोखिम था, लेकिन आप कानून और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, पर क्या ये एक तरह की हठधर्मिता नहीं है? क्या कोई भी सिद्धांत उन हजारों किताबों से ज्यादा कीमती हो सकता है जिन्हें हमारे पुरखों ने सहेजा था? अगर सरदार के सिद्धांतों पर चलते हुए वो किताबें नष्ट हो जाती तो क्या होता? क्या वो दानदाताओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात नहीं होता? असाधारण परिस्थितियों में संपत्ति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा सिद्धांत बन जाता है। काका साहिब का इरादा संरक्षण था, सिद्धांतों का समर्पण नहीं। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। सिद्धांत बड़े या संपत्ति? मेरा तर्क है कि सिद्धांत ही संस्था की आत्मा होते हैं। अगर आत्मा ही बेच दी तो शरीर को बचाकर क्या मिलेगा? और देखिए, ये सिर्फ सरदार की राय नहीं थी। जब ये विवाद बढ़ा तो उन्होंने मुंबई के 2 सबसे बड़े वकीलों से सलाह ली, भूलाभाई देसाई और कन्हैयालाल मुंशी। दोनों ने एक मत से कहा कि यह कदम कानूनी तौर पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी दानदाता अदालत चला गया तो विद्यापीठ के सभी ट्रस्टियों पर मुकदमा चल सकता है और उन्हें सजा हो सकती है। तो ये सिर्फ पटेल की हठधर्मिता नहीं थी, ये देश के शीर्ष कानूनी दिमागों की सलाह थी। नेक इरादे से किया गया गैर कानूनी काम वो कानूनी नहीं बन जाता। अगर विद्यापीठ के ट्रस्टी ही कानून तोड़ते तो वे किस नैतिक अधिकार से ब्रिटिश कानून का विरोध करते? चलिए एक पल के ये सिद्धांतों से हटकर जरा व्यक्तिगत रिश्तों पर आते हैं, क्योंकि वो पहलू भी इस कहानी का बहुत दिलचस्प है। सरदार के इस कड़े और शायद कुछ लोगों के लिए अड़ियल रुख से उनके अपने ही साथी बहुत ज्यादा आहत हुए थे। नरहरि परीख, जो खुद एक सम्मानित गांधीवादी और सरदार के करीबी थे, उन्होंने सीधे तौर पर पटेल पर काका साहेब कलेलकर के प्रति अणगमो यानी निजी नापसंदगी का आरोप लगाया था। उन्होंने पत्र में लिखा कि पटेल जानबूझकर काका साहेब को नीचा दिखाने और उनके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है जो एक करीबी साथी की तरफ से आ रहा था। क्या ये मुमकिन नहीं कि इस मामले में सिद्धांतों की आड़ में कोई व्यक्तिगत टकराव भी छुपा हो? मैं मानता हूं कि ये आरोप गंभीर है और नरहरि परीख का आहत होना स्वाभाविक था। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पटेल ने अपने निर्णय का आधार क्या बनाया। क्या उन्होंने कहा कि मुझे काका साहेब पसंद नहीं, इसलिए मैं ये नहीं होने दूंगा? नहीं, उन्होंने अपने निर्णय का आधार मुंबई के 2 सबसे बड़े वकीलों की कानूनी सलाह पर रखा। क्या भूलाभाई देसाई और के.एम. मुंशी भी काका साहेब से कोई निजी बैर रखते थे? बिल्कुल नहीं। यही तो सरदार पटेल के लौह पुरुष होने का प्रमाण है। उन पर व्यक्तिगत होने का आरोप लगाना आसान था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों, दोस्ती और आरोपों से ऊपर उठकर संस्था के हित और कानून के शासन को प्राथमिकता दी। उन्होंने गांधी जी तक को अपनी स्थिति विनम्रता लेकिन दृढ़ता से स्पष्ट कर दी, पर अपने फैसले से पीछे नहीं हटे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने दोस्तों की नाराजगी झेलनी पड़ी। यही नेतृत्व की पहचान है, कड़वे लेकिन सही फैसले लेना, भले ही आप अकेले क्यों न पड़ जाएं। मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने एक दृढ़ अवस्थान लिया, लेकिन अंत में तो ये एक जुआ ही था। वो भी सही हो सकते थे और काका साहेब भी। नहीं, ये जुआ नहीं था। ये अनुभव और दूरदर्शिता पर आधारित एक आकलन था, और इतिहास ने बहुत जल्दी बता दिया कि कौन सही था। यही मेरा अंतिम और सबसे निर्णायक तर्क है। इस बहस के कुछ ही महीनों के अंदर ब्रिटिश सरकार ने सच में अहमदाबाद नगर पालिका को भंग कर दिया और उसका प्रशासन सीधे अपने एक अंग्रेज अफसर के हाथ में दे दिया।
ये घटना सरदार पटेल की दूरदर्शिता को अकाट्य रूप से साबित करती है। जरा सोचिए, अगर पटेल ने वो सख्त कदम न उठाया होता और हस्तक्षेप न किया होता तो गुजरात विद्यापीठ का वो पूरा अमूल्य पुस्तकालय सीधे ब्रिटिश कलेक्टर के दफ्तर पहुंच जाता। शायद वो उसे हमेशा के लिए जब्त कर लेते या नष्ट कर देते। ये सच है कि नगर पालिका भंग हो गई और इस मामले में पटेल की आशंका सही निकली, लेकिन इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। मतलब घटना हो जाने के बाद पीछे मुड़कर देखना और कहना कि मुझे तो पहले से ही पता था। उस संकट के क्षण में उपलब्ध विकल्पों में से सबसे सुरक्षित रास्ता चुनना एक समझदारी भरा कदम था, भले ही बाद में हालात बदल गए। काका साहब और गांधी जी उस वक्त की जानकारी के हिसाब से सबसे अच्छा फैसला ले रहे थे। क्या नेतृत्व का आकलन सिर्फ नतीजों से होना चाहिए या उस समय लिए गए फैसलों के इरादे और तर्क से? यहाँ बात सिर्फ नतीजे की नहीं है, बात उस नजर की है जो आने वाले खतरे को देख सके। और नरहरि परीख, जिन्होंने पहले सरदार पर व्यक्तिगत होने का आरोप लगाया था, उन्होंने बाद में अपनी जीवनी में अपनी गलती मानी। उन्होंने लिखा, सरदार के दूरदर्शी के परिणाम से ही आज गुजरात विद्यापीठ में गुजरात के एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय का अस्तित्व रह सका है। ये उस व्यक्ति का कबूलनामा है जो पहले पटेल के सबसे बड़े आलोचक थे। ये दिखाता है कि पटेल का फैसला सिर्फ सही नहीं बल्कि संस्था के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। तो संक्षेप में मेरी नज़र में ये एक व्यवहारिक फैसला था जो उस संकट की घड़ी में ज्ञान के संरक्षण को सबसे ऊपर रखता था। ये नेक इरादे से उठाया गया एक कदम था जो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर था और जिसका उद्देश्य एक अमूल्य विरासत को बचाना था, भले ही उसमें कुछ जोखिम शामिल थे। वहीं मैंने ये तर्क रखा कि अच्छी नीयत के बावजूद ये एक बहुत बड़ी कानूनी और रणनीतिक भूल थी जिसने संस्था की नींव को ही दांव पर लगा दिया था। सरदार पटेल ने अपनी कानूनी समझ और अद्वितीय दूरदर्शिता से न केवल संस्था के मूल सिद्धांतों की रक्षा की बल्कि गुजरात की एक अमूल्य बौद्धिक विरासत को भी बचाया जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये प्रसंग नेतृत्व के दो अलग-अलग लेकिन शक्तिशाली मॉडलों को हमारे सामने रखता है। एक ओर गांधी जी का आदर्शवाद है जो मानवीय मूल्यों, विश्वास और नेक इरादों को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, और दूसरी ओर पटेल का यथार्थवाद है जो सिद्धांतों, कानून की बारीकियों और दूरगामी परिणामों पर अपनी नजर टिकाए रखता है। ये बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी संस्था को बचाने और चलाने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन कितना जरूरी है, और संकट के समय एक लीडर को अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने दिमाग की।